Welcoming you all to my YouTube चैनल स्टडी विद मी यस यू कैन। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर में हमने बेसिक बातें पढ़ ली थी, केमिस्ट्री क्या होता है क्या नहीं होता है, और मैंने आपको उसके बाद में एक वीडियो भी बना दी थी जिसमें हमने केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम जो है अपने स्लाइड्स वाले फॉर्मेट को छोड़ के अब हम बोर्ड वाले मेथड पे आएंगे, क्योंकि बोर्ड का मजा है ना वो अलग ही है, अलग ही फील आती है उसकी, है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। किसी भी चैप्टर को डील करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उसके नाम, उसका जो नेम है ना उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तो इस चैप्टर का नेम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किसका? एटम्स का। तो पहले हम किस पे डील करेंगे? एटम्स के। एटम्स भाई क्या बीमारी क्या है एटम्स की? एटम्स नाम की बीमारी कुछ तो होती होगी जिसके बारे में हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जिसका, है ना। तो एटम्स नाम की क्या बीमारी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, ये अब देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम हिस्ट्री पे जाते हैं, पहले की बातें पढ़ लेते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो और फिर आज हम आएंगे कि आज हम क्या जानते हैं। तो एटम्स क्या है, ये वर्ड मैंने लिखा बीच में, और अब एटम्स का मतलब क्या है? तो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो ग्रीक वर्ड था वो था एटोमियो। क्या था ग्रीक वर्ड? एटोमियो। एटोमियो का मतलब क्या होता है? जो ए है उसका मतलब है अन। अन मतलब नोट की फॉर्म में यूज किया गया हो, नोट की रेस्पेक्ट में यूज किया गया हो। नॉट डिवाइड। टोम का मतलब होता है डिवाइड, काट देना। कहीं भी वर्ड टोम आए तो उसका मतलब होता है काट देना। अभी हम बायो भी स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत जगह टोम आएगा। स्ट्रेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, बहुत जगह टोम आएगा। तो हर टोम का मतलब होता है काट देना, डिवाइड कर देना। तो टोम का मतलब होता है डिवाइड या डिविजिबल। ठीक है, तो एस ग्रीक के अकॉर्डिंग वो एटम, वो जो संरचना, जो वो स्ट्रक्चर जो कि अनडिविजिबल हो वो एटम कहलाएगा, एटोमियो। ठीक है, लेकिन ये जो मानना था वो 400 BC के अंदर मानना था। किसका मानना था? इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स का। किसका मानना था? इंडियन और ग्रीक फिलोसफर का। क्या मानना था? कब मानना था? 400 BC के अंदर ये मानना था कि एटम क्या है? वो चीज जो अनडिविजिबल हो। लेकिन इसको टेस्ट करने का कोई मेथड नहीं था, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था इसको प्रूव करने का। तो हमने भाई खोज जारी रखी। तो हमारे बीच में से एक हमारे जैसे टीचर थे अच्छे से, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ये एक ब्रिटिश टीचर थे। अब इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। 1808 में इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी, पहली बेसिस बनी, साइंटिफिक बेसिस बनी, जो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी हम बोल सकते हैं, जो पहला बेस बना साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये थ्योरी थी। तो वही बात, हर नाम को डिवाइड करके पढ़ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन क्या था? एक स्कूल टीचर था, ब्रिटिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन। उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी। उसकी एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम क्या है? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है। अल्टीमेट पार्टिकल यानी वो पार्टिकल है मैटर का जो कि लास्ट है। अल्टीमेट मतलब एकदम चरम सीमा तक पहुंच जाना, है ना। चरम सीमा है मैटर की। ठीक है, तो ये था जो एटॉमिक थ्योरी, और इसके अकॉर्डिंग इसने 3 लॉज दिए। अब वो लॉज क्या है वो देखते हैं। तो ये इसके लॉज क्या कहते हैं? पहला लॉ इसने दिया कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम 10th में पढ़ चुके हैं तीनों लॉज। अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, जब हम 10th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तब उसमें डील करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो उसने दिया वो दिया डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा जो उन्होंने दिया वो दिया मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। जब अभी आप 11th पढ़ रहे हो तो इसका ऑब्वियसली सी बात है कि आपने 10th पढ़ ली है। ठीक है, तो ये तीनों हमने 10th में पढ़ ली थी जो डाल्टन साहब ने बताया। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने इस थ्योरी को फेल हो गए। ये फेल कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मतलब उस टाइम पे एक प्रचलन चल रहा था, एक नई थ्योरी चल रही थी जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी। कि भाई एक इबोनाइट रोड ली थी, इस टाइप की कोई रोड थी, उसमें जब सिल्क को घिसा गया, ऐसे सिल्क पे घिसा गया, ये तो वूल है वूल या सिल्क एक ही बात है। जब उसको उस पर घिसा गया तो देखा कि ये डिफरेंट बिट्स ऑफ पेपर्स को या फिर ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा है। तो
ये इनकी जो थ्योरी थी डाल्टन साहब की, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आपकी थ्योरी में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब बोलता है ट्रेंडिंग में चल रही थी उस टाइम पे, है ना। तो ट्रेंडिंग में चलने वाली चीज कुछ नई वाली चीज को नई वाली चीज को दबाएगी ना, कोई नई चीज आएगी उसको, है ना। तो ये ट्रेंडिंग में चल रही थी, और इन्होंने जब साइंटिस्ट ने पूछा कि सर आप अपनी थ्योरी से इसको समझाओ, कैसे समझाओगे, तो वो नहीं समझा पाए थे। एंड दैट्स ऑल गाइस। अभी आपने देखा कि हमने जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी, है ना, जिसको हमने बोला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो एटम हमारा है वो अल्टीमेट पार्टिकल है, उसके बाद में कोई भी उससे छोटी चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमने देखा कि भाई अगर वो अल्टीमेट पार्टिकल है, अगर वो लास्ट पार्टिकल है, तो उसको सारी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, सारे जो फिजिक्स में अवेलेबल क्वांटिटीज हैं, उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो देखा कि एटम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, किस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहा था। तो फिर हमें रिक्वायरमेंट फील हुई, किसकी रिक्वायरमेंट फील हुई, एक अनदर पार्टिकल, उससे भी छोटे पार्टिकल्स में भी अवेलेबल हो, ऐसा दिमाग में आया साइंटिस्ट के। उनकी खोज स्टार्ट हुई। तो जब खोज स्टार्ट की तो उन्हें एक दूसरे पार्टिकल्स मिले जिनको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, क्या बोला गया, सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि वो एटम के ही पार्ट्स देखे गए थे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद में इन सब की डिस्कवरी स्टार्ट, मतलब एक अजम्पशन माना गया था, उस अजम्पशन को अप्रूव किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी पे। लेकिन उससे पहले जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, उससे पहले इनको कैसे प्रूव किया गया वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमें पता है तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आज तक हम इतना पढ़ते आए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे पहले डील करेंगे, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नेक्स्ट कमिंग पार्ट जो कल या परसों तक आ जाएंगे उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या था, उसकी पास्ट क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी ज्योग्राफी क्या है और उसकी पॉलिटिक्स क्या है, वो अब हम डील करेंगे। तो आ जाओ। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिफोर नोइंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन, आपको एक लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक पॉइंट डिस्कस करना है हमें। वो पॉइंट क्या है कि लाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक और लाइक वंस रिपेल। ये एक पॉइंट है जो हमारी एनसीईआरटी जो ना 11th के एनसीईआरटी के अंदर ये अच्छे से दे रखा है। ये पॉइंट क्या कहता है देखते हैं हम, है ना। ये पॉइंट क्या हमें बता रहा है, तो ये पॉइंट हमें बता रहा है कि जो लाइक चार्जर्स होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के पास जब आते हैं, जैसे मार्कस अभी तक लगभग सेम दिख रहे हैं, अब अगर मैं इनको पास लेके आऊंगा तो ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। लेकिन जब ये डिसलाइक हो जाएंगे, जैसे अब पता चल रहा है कि हाँ ये ब्लैक मार्कर है और अब पता चल रहा है कि ब्लू मार्कर है, जब मैं इनको पास लेके आने की कोशिश करूंगा तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक, यानी अगर ये लाइक चार्ज, मतलब हमने एक अजम्पशन लिया कि ये जो अनलाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, और जो अब ये जो हमें मतलब लाइक से दिख रहे हैं वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। लाइक अनलाइक यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, और लाइक वंस जो है हमारे अनलाइक लाइक्स वन जो है हमारे वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। ठीक है, तो ये हमने डील कर दी थी। अब उसके बाद पॉइंट हमने देखने के बाद हमें देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन नाम की जो अवस्था थी उसकी हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री डील करनी है हमें, तो हम एकदम पहले से स्टार्ट करेंगे। तो 1830 में क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था माइकल फेराडे। इन माइकल फेराडे ने क्या किया था वो देखना है। ये माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया एक सॉल्यूशन के थ्रू, और सेम इलेक्ट्रोड को डिप करके जब उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए एक सॉल्यूशन में डिप किया और इलेक्ट्रिसिटी को जब उन्होंने पास किया तो उन्होंने क्या देखा कि लिबरेशन एंड डिपोजिशन एट इलेक्ट्रोड्स, किसका लिबरेट हुआ किसका डिपोजिशन हुआ, जो सॉल्यूशन के जिस सब्सटेंसेस से सॉल्यूशन बना हुआ था वो एक दूसरे से टूट गए और उनका लिबरेट मतलब उनका टूटना लिबरेशन हुआ, और डिपोजिशन हुआ कहाँ, इलेक्ट्रोड्स पे। तो जब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया देखा कि इलेक्ट्रोड्स तो एक दूसरे के टच में नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, चलो ठीक है। अब देखा कि भाई जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सॉल्यूशन के अंदर अपने जो उसके सब्सटेंसेस थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब वो सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो गए इलेक्ट्रोड्स में,
अब उन्हें ये लगा कि देखो कि इलेक्ट्रोड्स पे कैसे डिपोजिशन हुआ, तो जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उस पर नेगेटिव आके अट्रैक्ट हुए, इस पॉइंट को प्रूव किया इन्होंने, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उस पर आके हमारे पॉजिटिव वाले डिपोजिट हुए। ठीक है, तो ये आयंस का डिपोजिशन उन्होंने बता दिया, जिसको हम 12th में डील करेंगे अच्छे से। इसके अलावा इन्होंने पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी मतलब बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल्स के फॉर्म में भी भाई एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब 1850s में उन्होंने क्या किया, 1850 में हम डील कर रहे थे, तो 1850 में क्या हुआ था कि फैराडे ने इसी इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना को दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, फैराडे ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक चार्जेस को, कैसे स्टडी किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज किया ट्यूब्स में। किस तरह की ट्यूब्स में डिस्कस किया, इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में। अभी क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं ये भी हम थोड़ी देर में डील करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया, वो नाम दिया गया कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसका नाम भी क्यों दिया गया ये भी हम कभी डील करेंगे, लेकिन अभी आप इतनी जानकारी लीजिए कि 1830s में फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था सॉल्यूशन के अंदर, और 1850s में उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब या फिर इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट। तो अब आप सब ये नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए। पहले वाला तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसके लिए मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी तक आपने देखा है कि हमने कहाँ तक डील कर लिया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है उसका नाम बता दिया था मैंने आपको, है ना। तो अब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में नॉलेज लेते हैं कि भाई वो एक्सपेरिमेंट है ना, वो क्या चीज़ है, क्या बना क्या है वो, है ना। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि आपको मज़ा आना चाहिए वीडियो में, है ना। तो मस्त खुले मन से बाबा के दरबार में चले आए, केमिस्ट्री की नॉलेज लेके जाएं। ठीक है, प्रसाद लेंगे केमिस्ट्री का। अब देखो क्या प्रसाद है। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, देखा होगा आपने ये वाली गेम। ठीक है, तो ठीक है, अभी आप बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो इसका करते हैं। तो हाँ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमारी जो है उसका कुछ इस तरीके का, हमारे फैराडे साहब जो थे उन्होंने इस तरह का कोई सेटअप लिया। अभी सेटअप में उन्होंने क्या किया, अभी आपको ये अजीब सा सेटअप दिख रहा होगा। उन्होंने ट्यूब ली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में हुआ था। ठीक है, तो इवैक्यूएटेड ट्यूब तो ले ली, इवैक्यूएट कैसे करें, इवैक्यूएटेड का मतलब लो प्रेशर अप्लाई करना है। लो प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया। उस वैक्यूम पंप ने क्या किया कि इसके अंदर जितनी हवा भरी थी ना, इतनी गैस भरी थी, उसको खींच लिया और उसके अंदर बहुत लो प्रेशर जो है ना, बहुत कम प्रेशर बनाए रखा। उसके बाद में हमने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट की, ये हमारी कैथोड है, ये हमारी कैथोड है, और ये हमारी एनोड है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब कैथोड मतलब नेगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन्होंने हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया ना, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रेशर कम किया, वोल्टेज बढ़ाया। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि एक ऐसी वैल्यू पे कि जब प्रेशर एकदम हमने लिमिट कर दिया, एकदम कम प्रेशर कर दिया, और जब एकदम से हमने हाई वोल्टेज की तो हमें फील हुआ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि यहाँ से कुछ रेज जो है वो एनोड पे जा रही है। अब कैसे पता लगाया, कैसे किया, हमने क्या किया, हमने फ्लोरोसेंट की, है ना। फ्लोरोसेंट आपने देखी होगी, फ्लोरोसेंट जैसे कई घड़ियां होती हैं जिनमें पहले जो पुराने जमाने में घड़ी होती थी उनमें ना ऐसे यूं करके टाइम देखा करते थे रात के टाइम पे, तो उसमें ना वो चमकती थी, है ना, और हमें टाइम पता चल जाता था। जैसे आपने अभी है ना फ्लोरोसेंट जैसा काम करती हैं। अभी आप अगर रात में कभी रोड पे ट्रैवलिंग की है तो उसमें बोर्ड्स जो है, नियोन बोर्ड्स बोलते हैं, नियोन बोर्ड्स, नियोन लाइट्स होती हैं, वो तो अलग फंडामेंटल हो गया, चलो। लेकिन अभी आपने लाइट पड़ती है किसी चीज पे तो वो चमक जाती है, ऐसे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं आजकल हाईवेज पे, बड़े बड़े हाईवेज पे, तो वो फंक्शन करता है फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट की प्रॉपर्टी जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकता है। तो हमने क्या किया, इस एनोड को है ना परफोरेट कर दिया, इसमें छेद बना दिया हमने। इसमें क्या कर दिया हमने, छेद बना दिए, इसे ऐसे करके ये बहुत सारे हमने छेद बना दिए छेद। अब इन छेदों से हमने क्या किया वो देखना है हमें। ठीक है, और हमने फ्लोरोसेंट लिया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके अप्लाई कर दिया। ये फ्लोरोसेंट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया एनोड के पीछे।
भाई अभी हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो तुक्का लगाते हैं, पहले यहाँ अप्लाई करके देखा, वहां अप्लाई करके देखा। फैराडे साहब मस्त अपने एक्सपेरिमेंट में लगे थे, धुन अपनी अपनी ही लीला अपरंपार है उनकी, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उनकी लीला अपरंपार, वही जाने। बाबा के दरबार में क्या होता है हम देखेंगे। तो बाबा का दरबार चल रहा है, फैराडे साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब फैराडे साहब अंकित बाबा के पास पहुंचे कि अब बाबा अब क्या करना चाहिए। तो अंकित बाबा ने क्या बताया, भाई देखो अब तुम फ्लोरोसेंट लगा दिया, अब तुम देखना क्या होता है। यहाँ से जब हाई वोल्टेज लो प्रेशर अप्लाई किया गया तो यहाँ से देखा कि कुछ रेज ऐसा माना गया, देखिए नहीं है ना, बाबा देख सकते हैं, लेकिन कैसे देखा बाबा ने, देखो यहाँ से जब रेज गई तो जब इन छेदों से निकली ना तो इस छेद पे से ये फ्लोरोसेंट चमका। क्या चमका? फ्लोरोसेंट चमका। चमका इंग्लिश वाला चमका नहीं, अब हम फ्लोरोसेंट चमकाएंगे, दिमाग तो चमका, हमारा दिमाग तो चलता ही है, बस चीजें आनी चाहिए। अब जब देखा तो ये रेज जब इससे पास हुई ना तो ये चमका, और चमक के इन्होंने हमें पता चला कि भाई कैथोड से ऐसा कुछ रेज टाइप की सी आ रही है जो एनोड के बीच में से परफोरेटेड जो जगह है, खाली जगह, उसमें से पास होकर फ्लोरोसेंट पे जब इंसिडेंट हुई तो ये चमका। तो हमें पता चल गया कि ये रेज तो होती है। अब हमने बड़ी प्रॉपर्टीज निकालनी स्टार्ट की कि ये रेज किस तरीके की होती होगी, हमने अंदाजा लगाना स्टार्ट किया। तो कुछ प्रॉपर्टीज मिली फैराडे साहब को। अब हम वो नहीं देखेंगे फैराडे साहब ने क्या क्या किया, हम नहीं देख रहे, हम तो लास्ट निष्कर्ष पे जाएंगे, हम तो एंड पॉइंट पे जाएंगे। फैराडे साहब हमें बताना क्या चाहते थे। अब फैराडे साहब ने बताया कि देखो जो इलेक्ट्रोड थी वो हमने थिन मेटल शीट्स की ली थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, एक जो सेटअप है वो याद रखना है। अब प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस रेज को जो ये यहाँ से ऐसे 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 करके गई ना, यहाँ कुछ इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ जो रेज पहुंची ना, उन रेज की प्रॉपर्टीज क्या बताई कि भाई जो ये रेज है इनका नाम है कैथोड रेज। क्यों बोला कैथोड रेज? क्योंकि ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ गई। कैसे प्रूफ किया? फ्लोरोसेंट वाले मेथड से, अभी हमने देख लिया। फिर देखा कि ये जो रेज है ना, ये सिर्फ अंकित बाबा को दिखती है, विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल है, विजिबल नहीं है ये अपने आप में, ठीक है। और उसको सिर्फ प्रूव किया जा सकता है, प्रूव कर सकते हैं हम। कैसे प्रूव किया? फ्लोरोसेंट लगा के प्रूव किया साहब हमने। अब ये रेज जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर करती हैं। ये आपने ना 10th में पढ़ लिया होगा, एक पंखा लगा देते हैं यहाँ, ऐसा कुछ फैन टाइप का लगा देते हैं, स्ट्रेट लाइन में टर्न करते हैं, ठीक है, तो फैन घूमता है यूं 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 चक्री सी। तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये पार्टिकल से बनी हुई है। और अच्छा चलो इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन अभी 10th में एक नॉलेज है कि भाई यहाँ एक पंखा लगाते हैं तो वो पंखा घूमता है, तो वो तब बता देता है पार्टिकल नेचर। लेकिन हमने पार्टिकल नेचर कहाँ प्रूफ कर दिया इसका? 1830 वाले एक्सपेरिमेंट में। किया नहीं किया? किया नहीं किया? किया, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया उस एक्सपेरिमेंट से, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। लेकिन अब बात तो ये थी ना कि स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल किया उन्होंने। तो उन्होंने यहाँ एक कागज टाइप का सा रख दिया और देखा कि इसकी शैडो बन रही है पीछे, है ना। अब लाइट जो रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये हमें पता था। लेकिन ये कैथोड रेज कैसे ट्रेवल करती हैं ये हमें पता लगाना था। तो देखा भाई यहाँ पर एक कागज टाइप का या ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया तो उसकी शैडो बनी पीछे की तरफ, हाँ पता चल गया स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब ये कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव चार्ज। कैसा इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव चार्ज। तो हमने देख लिया कि भाई ये जो रेज थी ना, इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये तो हमने पता कर लिया था वहां पहले ही। लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को हमने बोला, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से हमने डील कर लिया। और उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। अब एक और प्रॉपर्टीज इन्होंने क्या बताई, क्या प्रॉपर्टी बताई भाई कि ये ना डिपेंड नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स और गैस के पार्टिकल्स पे, कि जो गैस इसमें भरी हुई है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, और जो इलेक्ट्रोड्स जिससे बने हुए उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही है कैथोड रे। ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे फैराडे साहब ने बता दिए हमारे, और उनको हमने बोल दिया प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। कैथोड रे क्यों बोला? क्योंकि ये कैथोड से राइज होकर एनोड पे जा रही थी। ये था, एक थोड़ी समरी बता दूं, फिर आप ये नोट कर लेना, मैं नोट कर लेना, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो क्या बताया कि कैथोड से राइज होकर एनोड पे गई रेज, एनोड को परफोरेट कैसे पता लगाया? अंकित बाबा आए थे फैराडे साहब के यहाँ और बताया, क्या बताया वैसे ही कैथोड से एनोड की तरफ गए। ये रेज को प्रूफ करने का क्या आइडिया है कि पीछे फ्लोरोसेंट लगा दो आप, एनोड ये रेज पास करेंगी, कुछ छेदों में से परफोरेशन से पास करेगी और वो फ्लोरोसेंट ग्लो करेगा। ये हमने बता दिया। तो फैराडे साहब बस इतनी हेल्प चाहिए थी, बाकी सब ये इन्होंने फैराडे साहब ने दे दिया, ठीक है।
अब ये आप नोट कर लो। अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया है सर? हमने इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री पढ़ ली है। अब आज जो जानते हैं उसकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे अब हम, है ना। तो बाबा अंकित स्टार्ट करते हैं कहानी। अब कहानी ये कहती है कि सर पहले किसने क्या डिस्कवर किया? चार्ज डिस्कवर किया, मास डिस्कवर किया, या इनसे ही कुछ और डिस्कवर कर दिया पहले? तो गाइस कहानी के अकॉर्डिंग ये है कि पहले चार्ज बाय मास रेशियो डिस्कवर हुआ। अब चार्ज बाय मास रेशियो किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया और क्या होता है ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। 1897 के अंदर उन्होंने चार्ज मास रेशियो डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया इन्होंने? कैथोड रे वाली जो ट्यूब याद है आपको, तो कैथोड वाली ट्यूब इमेजिन कीजिएगा, ये कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। इस कैथोड, या फिर इसको मानिए आप, ये कैथोड रे ट्यूब है। इस कैथोड रे ट्यूब के परपेंडिकुलर, मतलब ये कैथोड रे अंदर कैथोड रे, यहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें एक दूसरे, सब तीनों चीजें एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इन्होंने नोटिस किया कि भाई जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो जो ये नेगेटिव चार्ज की रे है वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट होके, ये मानो यहाँ ए पॉइंट है। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी तो ये इस पॉइंट पे चलेगी सी पे, और दोनों जब दी तो ये सीधी सीधी चली गई क्योंकि दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो ये इनका केस बना। क्या केस बना कि जब इन्होंने नेगेटिव, ये जब पॉजिटिव इधर, ये नेगेटिव इधर, इलेक्ट्रोड है। अब देखना, इन्होंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ली तो क्या हुआ कि यहां से रेज चली, और ये रेज जब यहाँ, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, नेगेटिव है रेज, तो ये इधर की तरफ डेविएट होके इस पॉइंट पे आई। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड दी, ये नॉर्थ और ये साउथ पोजीशन, तो इन्होंने देखा कि ये डेविएट होके इधर की तरफ चली गई, ठीक है। और जब दोनों अप्लाई कर दी तो ये स्ट्रेट आ गई इस पॉइंट पे। तो 3 पॉइंट बने, ए, बी एंड सी, ठीक है। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये वैल्यूज निकाली चार्ज बाय मास की, जो निकाली हमने 1.75 into 10 to the power 11। तो गाइस देखो, अभी हमने क्या देखा कि चार्ज बाय मास रेशियो ने क्या निकाला, 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी, या पर केजी को हम केजी इनवर्स में लिख सकते हैं, हा? तो क्या है चार्ज बाय मास की रेशियो, क्या है 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। बहुत जगह न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इस वैल्यूज को आपको याद रखना, जो भी वैल्यूज अभी मैं बताने वाला हूं आपको। अब दूसरा जो एक खुजली हुई थी किसी साइंटिस्ट को, वो हुई थी चार्ज निकालने की खुजली, ठीक है। कि जे थॉमसन, तूने मेरे से ज्यादा अच्छा कैसे बन गया, तूने चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकाल दिया तूने, अब मैं तो इससे ज्यादा बड़ा काम करूंगा और चार्ज निकाल के दिखाऊंगा। ये साहब थे खुजली वाले आर्य मिलिकन, ठीक है। ये पहुंचे कि बाबा मुझे इससे ज्यादा काम करना है, ठीक है। बाबा के दरबार में पहुंचे, केमिस्ट्री के दरबार में, और बाबा मुझे इससे महान काम करना है। और आर्य मिलिकन को मैंने बोला कि जाओ तुम ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लो, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किया। इन्होंने किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक में नहीं दे रखा तो आपको भी नहीं करना, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने E की जो वैल्यू निकाली, वो E की वैल्यू निकाली 1.602176। क्या निकाली? 1.602176। इतना इंटू 10 to the power -19 तो है ही साथ में चिपका हुआ। लेकिन आपको ये याद नहीं रखनी, आपको जो याद रखना वो याद रखना 1 माइनस का, माइनस आएगी वैल्यू है, माइनस क्यों आएगी वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। माइनस की 1.6 into 10 to the power -19 को अब ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? माइनस का 1.6 into 10 to the power माइनस का 19 कूलम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर तीसरा, भाई काम नहीं बना, अब तो सब साइंटिस्ट मिल गए और उन्हें चार्ज बाय मास की रेशियो मिल गया, चार्ज मिल गया, अब मतलब जरूरत नहीं है मैं किसी साइंटिस्ट की। बाकी सब साइंटिस्ट बोले हम निकाल लेंगे, अब मास तो कैसे निकाल लें। सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला निकाला, E बाय एम ई कर दिया, मतलब E को डिवाइड कर दिया चार्ज मास रेशियो से। तो ये जो चार्ज है ना, ये हो गया कैंसिल, उसका रेसिप्रोकल करके ये वैल्यू हमने, ये एम ई ऊपर आ जाएगा ना, रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, एम ई ऊपर आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू क्या निकली? 1.602176 चार्ज की वैल्यू, 1.758820 ये चार्ज बाय मास की रेशियो वैल्यू, 10 to the power -19 और 10 to the power 11 तो है इतना साथ में। इनको जब इन्होंने डिवाइड किया तो क्या है 9.1 into 10 to the power -31 kg वैल्यू आई, जो कि मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। पहली वैल्यू क्या याद रखनी है आपको?
चार्ज बाय मास की रेशियो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी आपको याद रखना है। दूसरी वैल्यू आपको क्या याद रखनी है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ये आपको याद रखनी है। और तीसरी वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो मास की वैल्यू, जो इसको आप डिवाइड करके सिंपली निकाल सकते हो, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ग्राम में कन्वर्ट करोगे 27 हो जाएगी ये। और ठीक है, अब ये निकाल लिया हमने, तथास्तु ये हमारा दी एंड, इसको आप छाप लो। मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत आप पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो सर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? क्या आप नहीं चाहोगे कि सिर्फ एक मैं मेहनत कर लेता काश और मेरा सिलेक्शन हो जाता? तो सर ट्राई कीजिएगा कि आप दूसरे लोगों के साथ में भी ये सब चीज़ें शेयर कीजिए, और अपने कुछ अच्छे दोस्त हैं उनका भी सिलेक्शन, क्या पता उनका भी भला हो जाए, आपका तो हो ही रहा है भला। तो सर आपको यही कहना चाहूँगा कि कीप स्माइलिंग, आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, और आगे बिल्कुल बढ़ेंगे सर आप। तो इसी के साथ मैं एंडिंग करना चाहूँगा, बाय बाय बोलना चाहूँगा। और सर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में आगे बढ़ाइएगा इस लेगेसी को। हम चाहेंगे कि जब आप हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो जाए तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा कर पाएँ। अब जो मैंने आपको बोला था ना कि वो जो मोटिवेशन आप बनाएं, कि एक मोटिवेशन आप रखें, एक मोटिवेटर अपने पास में ऐसा रखें कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हों। तो वो जो मोटिवेटर हमारे लिए आप लोग हैं, जब हमें लगता है कि हाँ हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना उनके लिए, हमें भी दुगना जोश आता है सर। अभी आपने 2 दिन में जो हमें प्यार दिया है वो बरकरार रखिए। अलविदा लेता हूँ आपसे इसी बात पे। जय हिंद, जय भारत, आपका दोस्त अंकित।